नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। बिहार में एसआईआर के अगेंस्ट जो यात्रा चल रही है, अब उसमें एक बड़ा थ्रेट आ गया है। खबर यह है कि बिहार में 3 आतंकियों की एंट्री हो गई है। लगातार मीडिया इस बात को कह रहा है। सवाल एक बार फिर से ये खड़े होते हैं सर कि ये आतंकवादी वहां तक पहुंचे कैसे। आपने बहुत लंबे समय तक डिफेंस कवर किया है। एक तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे, दूसरा गृह मंत्रालय क्या कर रहा है। क्या ये सवाल एक बार फिर पैदा नहीं होता है पुलवामा के बाद, पहलगाम के बाद और ऑपरेशन सिंदूर में सीना ठोकने के बाद, छाती पीटने के बाद। इसके अलावा एक और चीज जो सुनने में आ रहा है, राहुल गांधी की यात्रा का फॉर्मेट चेंज हो गया है। राहुल गांधी अब किसी से नहीं मिलेंगे। उसकी बड़ी वजह है राहुल गांधी की जान खतरे में आ गई है। हेमंत सर। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये आतंकी इनपुट की खबर तो आ जाई है। 3 आतंकवादी पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के। उससे पहले भी लगातार अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, आज 11वां दिन है यात्रा का। जिस तरीके से प्रशासन कभी उनके कंटेनर को रुकने की परेशानी करता था, यहां नहीं रुकेंगे वहां रुकेंगे, कभी रूट चार्ट को लेकर के तमाम तरह की वो चीजें पहले भी हुई है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है। अब चूंकि कंक्रीट थ्रेट आ गई तो और ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। और जिस तरीके की पूरे हालात है और जिस तरीके से राहुल गांधी आक्रमण कर रहे हैं, तो ये तो उनको अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत तो पहले से भी महसूस की जा रही थी। ये सरकार करे ना करे, लेकिन आम आदमी ये समझ रहा था कि कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा खतरे में है। तो बेसिकली आपने देखा होगा, आज सुबह भी जब जब वो मां जानकी के मंदिर में जाना चाह रहे थे, वहां भी जाकर के विवाद हुआ कि नहीं जाना आपको। तो वो नहीं माने उस पर। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो जाऊंगा। और आपने देखा किस तरीके से वो सुबह सुबह ही जानकी मंदिर में पहुंच गए, वो दर्शन किए उन्होंने। तो बेसिकली क्या है कि नीतीश सरकार के जो टॉप ऑफिसर्स है, चाहे वो सिक्योरिटी के हैं चाहे प्रशासनिक वो है, वो लगातार पहले भी इस यात्रा की शुरुआत से ही जो ऑर्गेनाइजर्स का प्लान है उसमें अड़ंगे डालने की कोशिश पहले भी लगातार कर रहे थे। और उसमें कहीं वो सफल हो पा रहे थे, कहीं नहीं हो पा रहे थे। और आमतौर पर ये होता है कि जब इस तरह का वीआईपी प्रोटेक्टी होता है, तो बहुत सारी उसके लोगों को भी ध्यान रखना पड़ता है कि कल को कोई चूक ना हो जाए। तो वो सारे का सारा अपने आप में चल ही रहा था कि आज फिर ये इनपुट आ गया कि बिहार में नेपाल के रास्ते 3 पाकिस्तानी जो क्या नाम अपने घुसपैठिए तो आतंकवादी ये आ गए। और आपने ऑब्जर्व किया हो तो आतंकियों के घुसने की एक बात है। प्रधानमंत्री जी के जो भाषण थे पिछले, आपने देखे वो किस तरह घुसपैठियों की बात कर रहे थे। अमित शाह जी भी बहुत जगह घुसपैठियों की बात करते हैं, पाकिस्तानी वोटरों की बात करते हैं, विदेशी वोटरों की बात करते हैं। अब तो राम प्रकाश जी सवाल ये है कि 11.25 साल से सरकार तो इन्हीं की है। तो वो घुसपैठिए आ कैसे रही है? और अगर आ गए हैं तो उनको बाहर क्यों नहीं निकाल दिया गया है? तो क्या इसकी भी कोई जिम्मेदारी लेगा क्या, या इसके ऊपर केवल वोट मांगते रहेंगे? और घुसपैठिए अगर हैं तो वो नाकामी किसकी है? और घुसपैठिए अगर घुसे, वो नाकामी किसकी थी? और जो नहीं निकाल पा रहे हो आप, तो वो नाकामी किसकी है? एक पक्ष वो है। और उसको छुपाने की बजाय, उस पर नाकामी स्वीकार करने की बजाय उसका भय दिखा करके, उसका डर दिखा करके वोट मांगने का एक तो ये कार्यक्रम नहीं लगातार बदसूर जारी है। हेमंत सर, तो क्या ये मानना जाए कि जो घुसपैठिए वाला फॉर्मेट था वो चला नहीं, लोगों को समझ में आ गया, सत्ता को भी समझ में आ गया कि घुसपैठिए पे लोग तैयार नहीं हो रहे, इसलिए अभी आतंकवादियों की एंट्री हो गई। भाई घुसपैठिए और आतंकवादी अलग अलग होते हैं। और दूसरा यस। ये कि जिस तरीके से बताया जा रहा है, स्केच जारी हो गया, फोटो मिल गई, आतंकवादी नहीं मिल रहे, कार्रवाई नहीं हो रही है, गोली नहीं मारी जा रही है। ठीक ऐसे ही फॉर्मेट ऑपरेशन सिंदूर के पहले हुआ। जब फॉर्मेट जिस तरीके से हमारे 26 निर्दोष नागरिक मारे गए, वो आतंकी मारे नहीं जा पाए, और जिस दिन उनको लोकसभा में बोलना था उस दिन वो आतंकी मार दिए गए, ऑपरेशन महादेव हो गया। तो राम प्रकाश जी, यही सारे सवाल है जिनके जवाब इस देश को लगातार 11.25 साल से नहीं मिल रहे। ना सवालों के जवाब मिल रहे, ना कोई जवाबदेही मिल रही है, ना किसी की जिम्मेदारी तय हो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये पहले कभी नहीं होता था इस तरीके का। आज जो बताया गया है, आज बाकायदा जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 3 फोटो जारी किए हैं। उनके नाम हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान, ये 3 है। हसनैन रावलपिंडी का है, आदिल उमरकोट का है और उस्मान बहावलपुर का है। तो पाकिस्तान के सारे हैं, जैश के ही। और ये देखिए घुसे कहां से। ये अररिया जिले से बिहार में घुसने की आशंका जताई गई है। अररिया कहां पर? जहां राहुल गांधी की यात्रा अभी हाल ही में निकली थी। और ये सारा एरिया वो एरिया है जो 7 जिले जो नेपाल सीमा के साथ कहीं ना कहीं टच करते हैं। तो राहुल गांधी की यात्रा हो रही है, प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाला है, सरकार घुसपैठियों की बात करती है, उसके बाद इन आतंकवादियों की एंट्री होगी। बिहार में भी इनकी सरकार है। अगर वो देखो आप, पैरामिलिट्री फोर्सेज और सब कुछ अमित शाह जी के अंडर है। उसके बाद इन आतंकवादियों की एंट्री कैसे होगी, सवाल ये भी आएगा। और पुलिस हेडक्वार्टर ने बेसिकली खुफिया एक्टिव अलर्ट जारी किया है और कड़ी नजर रखने का भी। तो सवाल ये कि जब आपके पास पिक्चर्स आ गई, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनको फिर पकड़ा क्यों नहीं गया, या उनको गन डाउन क्यों नहीं किया, या हन डाउन क्यों नहीं किया जा सके वो।
तो बेसिकली क्या है कि जो घुसपैठ के संदिग्ध जो रास्ते हैं वो अररिया समेत नेपाल से सटे जो भी एरियाज है, मधुबनी और सुपौल, वहीं से राहुल गांधी की यात्रा हाल ही में गुजरी, आपने देखा। तो जो यात्रा का रूट है वहीं पे इसको कहीं ना कहीं ये आतंकवादियों की चीज और ये पूरे का पूरा चीज एक सामने आ रही है। राहुल या तो इन जगह पर जा चुके हैं या उनका फिलहाल जाने का कार्यक्रम अगले कुछ दिनों में। कल सीतामढ़ी में थे, आपने देखा, और आज मोतिहारी है वो। ये दोनों भी नेपाल की सीमा से लगे हुए बेसिकली। तो ये तीनों आतंकियों की जो बाकायदा स्केच जारी की गई है वो भी आपने देख लिया। और कहा यह भी जा रहा है कि राहुल की सुरक्षा के अलावा बिहार के अंदर कोई और बड़ी आतंकी वारदात भी ये लोग कर सकते हैं, यानी कि केवल राहुल पे फोकस करने की बजाय ओवरऑल एक लॉ ऑर्डर का सिचुएशन। तो सवाल ये है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है, इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही है, बिहार पुलिस क्या कर रही है, वो सारा एक सवाल आएगा। बेसिकली क्या है कि राहुल गांधी कभी भी इन चीजों से डरने वाले व्यक्ति नहीं। आपने देखा होगा पिछले दिनों, अगर आपको याद हो, पिछले हफ्ते ही उनके एक वकील ने कोर्ट में लिख के दे दिया था कि मेरे मुवक्किल की जान को खतरा है। याद होगा ना आपको, किस तरीके से इमीडिएटली सनम गया और कहा गया, तुरंत वकील ने कहा कि ये मेरे क्लाइंट राहुल गांधी ने नहीं कहा था, ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी, और विड्रा करना पड़ा। तो यानी कि राहुल गांधी खुद नहीं डरते इन चीजों से, लेकिन जो उनके परिवार का इतिहास है, जिस तरीके से इंदिरा जी का पीएम रेजिडेंस के अंदर जो कुछ हुआ उन्हीं के अंगरक्षकों के द्वारा, या राजीव गांधी जी का जो श्रीपेरुम्बदूर में हुआ, उसके बाद, और जिस तरीके से वो लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, लंबी यात्रा करना, सड़कों पे लोगों से मिलना, अलग से नुक्कड़ सभाएं करना, नुक्कड़ बैठकें करना, हर वर्ग के लोगों से मिलना, लोगों को अपने पास बुला लेना। आपने देखा एक युवा उनको चूम के भी चला गया जिस तरीके से बाइक पे जब वो चल रहे थे। ये आज देखिए, आज पूरी की पूरी जब ये इनपुट आया तो पूरी यात्रा का फॉर्मेट बदल गया। राम प्रकाश जी, उनकी कुछ जो सभाएं थी उनको एकदम पोस्टपोन करना पड़ा आज सुबह, और कुछ में उनका फॉर्मेट बदल देना पड़ा। यानी कि जो जनसभा करनी थी उसके उसके अलावा उनको गाड़ी में बैठ के निकलना पड़ा, टाइम चेंज करना पड़ा। और उसका एक वो देखिएगा, आतंकी अलर्ट जैसे ही आया तमाम बदलाव किए गए। सीतामढ़ी में जिस कैंप में रुके थे वहां से सीधे जानकी मंदिर पहुंचे। तमाम जगह पर रास्ते में उनके जो वेलकम के वो जो ग्रुप्स बने होते हैं, मंच बने होते हैं, वो तमाम बनाए गए थे, लेकिन वो नहीं रुके वहां पर। इससे भी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस कार्यकर्ता या जो गठबंधन के कार्यकर्ता है उनका मोरल डाउन होता है कि भाई हमने तो स्वागत मंच सजाया और ये किया, लोग इकट्ठे किए, वो नहीं रुक पाए क्योंकि सिक्योरिटी कंसिडरेशन आ गई बीच में। अल्टीमेटली तो सुरक्षा की तो बात माननी पड़ेगी ना भाई आपको। इसी तरीके से आपने देखा मंदिर में दर्शन के बाद राहुल गांधी का आज सुबह रोड शो का कार्यक्रम था, लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया लास्ट मोमेंट पे। उससे भी कहीं ना कहीं एक डिमोरलाइज होता है सारा कार्ड। और राहुल गांधी अभी तक आपने देखा था अपनी जीप में हर जगह जा रहे थे, खुली जीप के अंदर, वो थार जीप थी या कोई थी। उसके बाद आज सुबह वो जब बंद गाड़ी से पहुंचे मोतिहारी, और मोतिहारी के ढाका में जो पहुंचे वो बंद गाड़ी में पहुंचे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से फॉर्मेट चेंज हो रहा है यात्रा का, मजबूरी में। लोगों से कनेक्ट, जो मास कनेक्ट कर रहे थे कहीं भी जीप पे खड़े होकर के, लोगों को अपने पास बुला करके, उसके लोगों के पास जा करके, जिस तरीके का वो सारा, और टाइमिंग डिस्टर्ब हो रही है। आज आपने देखा 12 बजे पहुंचना था राहुल गांधी को, वहां वो 12 बजे ही पहुंच, 11 बजे ही पहुंच गए। रास्ते में बंद गाड़ी में बैठे बैठे लोगों से मुलाकात की, जैसा आपने दिखाया कि यूथ से भी वो बात कर रहे थे। नहीं तो वो सारी बातचीत खुले में होती थी, मंच के माध्यम से होती थी या जीप के माध्यम से होती थी। और अभी जब हम बात करें उससे थोड़ी देर पहले तक वो वहां के सिटी होटल में ही ठहरे हुए थे। शाम को 4 बजे उनकी यात्रा होनी है, आजाद चौक से फिर यात्रा शुरू करेंगे। सवाल यह है कि जो ओवरऑल एक फॉर्मेट जो परसीव करके चले थे, जो प्रचार था पूरे का पूरा, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई। और आज 12वां दिन है का उसका यात्रा का। और सीतामढ़ी के अंदर आपने देखा जिस तरीके से रीगा चौक पर सुबह जनसभा थी, वहां उन्होंने फिर वही कहा कि वोट अधिकार यात्रा नहीं है, ये बिहार के आम आदमी के मूल नागरिक अधिकारों की यात्रा कहीं ना कहीं। और वो फिर उन्होंने पूरे का पूरा आर्टिकुलेशन किया। तो बेसिकली रामप्रकाश जी, आतंकी थ्रेट का नाम लेकर के, सुरक्षा कारणों का नाम लेकर के जो यात्रा का पूरा स्वरूप था, जिसको प्रशासन वैसे नहीं बदल पा रहा था तमाम उसके, तो इसके नाम पे कि आतंकी घुसपैठ होगी, ये होगी, तो उसके बाद ये उनको भी करना पड़ा, मंजूर मानना पड़ा कि ये सारी चीज हो सकती है। और अतिरिक्त सुरक्षा की डिमांड तो हमेशा ही रहती है, इतने बड़े नेता जो विपक्ष के नेता। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना सर कि सरकार को जो फेवरेबल चीज थी वो मिल गई, उनकी एक चीज तो कामयाब हो गई ना। वो तो चाह ही रहे थे कि किसी तरीके से राहुल का इंटरेक्शन खत्म हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से वो लोगों से मिल रहे थे, संवाद कर रहे थे, मखाना के खेत में, तालाब में पहुंच जा रहे हैं, अग्निवीर को ला करके अपने मंच पे चढ़ा ले रहे हैं जिसका अंगूठा उड़ा और उसको सबके सामने खड़ा कर दिया। तमाम ऐसे लोग जिनके वोट काट दिए गए उनको ला करके मंच से वो बुलवा रहे हैं कि हाँ भाई क्या कहानी है बताओ। उन्होंने सब बता दिया कि हमने पिछले कितने चुनाव में वोट किया।
अब हमारा इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि नाम काट दिया गया। बीएलओ से पूछा जा रहा है तो वो कह रहा है कि हमने तो भेजा था नाम, वहां कहा कैसे कट गया मुझे नहीं पता। ये सारे राज जो खोल रहे थे, तो अब तो ये नहीं हो पाएगा, और ये तो सूट करेगा फिर बिहार की सरकार को, केंद्र की सरकार को, चुनाव आयोग को। राम प्रकाश जी, इसको देखने का एक तरीका, जो करने वाला होता है उसको आज ये लग रहा है कि हमने उसका सारा प्रोग्राम डिस्टर्ब कर दिया तो हमें सूट करेगा। तो वो एक मोमेंट्री गेन आप उसको मान सकते हो मनोवैज्ञानिक तौर पे कि हाँ, मैं ये करना चाह रहा था, 12 दिन से नहीं कर पा रहा था, इसके नाम पे मैंने कर दिया। लेकिन एक उल्टा असर भी तो होगा ना इसका, कि जो लोग उनका इंतजार कर रहे थे और उनको पता है कि राहुल गांधी यहीं घूम रहे हैं लेकिन उनसे नहीं मिल सकते, तो जिस राज्य के अंदर राहुल गांधी की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती, तो इसका एक उल्टा मैसेज भी है ना कि तुम्हारी सुरक्षा का क्या होगा। जब देश का लीडर ऑफ पोजीशन बिहार में आया लोगों से मिलने के लिए, और सुरक्षा कारणों से अगर वो फ्रीली नहीं घूम सकता, तो कल को मोदी जी और अमित शाह क्या मुंह दिखाएंगे या नीतीश कुमार क्या मुंह दिखाएंगे? बिहार की जनता की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करोगे आप? ये कोई नई चीज नहीं है, ये लगातार करते हैं और आज नहीं करते, आपने हमेशा देखा होगा। आज सुबह की ताजा घटना आपको पता है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, जो गांधी मैदान जो थाना है पटना के अंदर, उसमें राहुल गांधी के खिलाफ एक क्रिमिनल केस दर्ज करा दिया है, पता है आपको? आज सुबह सुबह वो गया कि मोदी जी के बारे में इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, इसलिए इनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कराया जाए। यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक सारा तंत्र एक ही काम में लगा हुआ है, प्रशासनिक तंत्र हो, पुलिस तंत्र हो, कि पहले तो इनको रोको, इनको डिस्टर्ब करो। लगातार 11 दिन से पहले आपने देखा, आज 12वां दिन। जब वो नहीं हो पाया तो ये यहां स्टे नहीं करेंगे, ये वहां स्टे नहीं करेंगे, ये रूट नहीं रहेगा, वो रूट रहेगा, ये फॉर्मेट नहीं रहेगा, वो फॉर्मेट नहीं रहेगा, जब ये मंदिर में जाएंगे नहीं जाएंगे। वो सारा जब कामयाब नहीं हुआ तो फिर अल्टीमेटली आतंक वाली थ्योरी आज आ गई। उसके बाद एवरीबडी हैज टू टेक प्रिकॉशनरी मेजर। तो राहुल गांधी के पास आजकल जो सिक्योरिटी है, आपको पता है पहले सारा परिवार एसपीजी प्रोटेक्ट ही था, लेकिन फिर एक कानून बनाया गया कि एसपीजी केवल प्रधानमंत्री के पास रहेगी, और ये सारे जेड प्लस की सिक्योरिटी में आ गए, सीआरपीएफ का जो वीआईपी वाला पार्ट है। लेकिन आज लेकिन के जो बजट बढ़ा हालात दिया गया, बजट बढ़ा दिया गया। सुरक्षा हाँ एक तो आदमी की करेगी एसपीजी, लेकिन जी जी, बजट जो है वो 27% इंक्रीज कर दिया गया। नहीं तो वो तो बढ़ाना पड़ेगा ना आपको। आप समझिए, वो आदमी वर्ल्ड लीडर है, कोई आपकी तरह मेरी तरह थोड़ी। वर्ल्ड लीडर है, विश्व गुरु है, उसका डंका बजता है, उसकी सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। नहीं तो ये जो थी ना राम प्रकाश जी सिक्योरिटी, ये पूर्व प्रधानमंत्रियों को मिलती थी, पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार को मिलती थी, दैट वाज स्पेसिफिकली। और एसपीजी की सुरक्षा कम से कम इस परिवार की कभी विड्रॉ नहीं की जानी चाहिए, जिसके सर्विंग प्राइम मिनिस्टर जा चुका हो, जिसका पूर्व प्राइम मिनिस्टर जा चुका हो, भावी प्राइम मिनिस्टर 91 में, अगर आपको ध्यान हो, जिस तरीके से राजीव जी गए और उसके तत्काल बाद जो रिजल्ट आया, वो सारी चीजें हुई। तो बेसिकली उस पर एक अलग बहस हो सकती है। लेकिन इस यात्रा के दौरान आप लगातार देख रहे थे कि जिस तरीके के मस्त बोला अंदाज में राहुल गांधी लगातार मिल रहे हैं लोगों से फ्रीली, और लोग भाग भाग के उनसे मिल रहे हैं। कोई जीप पे आके चढ़ रहा है, कोई नुक्कड़ नाटकों, नुक्कड़ सभाओं में और सारों में। तो वो कहीं ना कहीं, फिर एक बाइक पे जिस तरीके से वो चूम के भाग गया, सीआरपीएफ ने रोकने की कोशिश की। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को भी पूरा नए तरीके से रिव्यू करने की जरूरत है, ना केवल बिहार में बल्कि ओवरऑल भी। क्योंकि हालात जिस तरीके के हैं, यू नेवर नो, और इस तरह के मामले में चांस नहीं लिया जा सकता। आज तो केवल फॉर्मेट बदलना पड़ा है। और ये यात्रा ना तो पहली है ना आखिरी है। पहले उन्होंने पूरी भारत जोड़ो यात्रा साउथ से पूरे नॉर्थ तक की, फिर नॉर्थ ईस्ट से सारा वेस्ट तक की। तो इनके बारे में सोचना पड़ेगा सरकार को, सोचना चाहिए मुझे लगता है। सुरक्षा का मामले में चूक आप नहीं अफोर्ड कर सकते। और इस तरह की जो चीज है कि भाई 3 आतंकवादी घुस गए, तो इसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना। कि नेपाल से बिहार में आतंकवादी घुसने की आखिरी बार खबर आपने कब सुनी थी? वो भी जैश ए मोहम्मद पे लास्ट टाइम कब सुनी थी बताइए? और कौन जिम्मेदार है? अगर बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है तो वो डिस्ट्रिक्ट आज तो 2020 बॉर्डर पे में, नहीं। जी सर 2020 में एक बड़ी खबर आई थी, जेपी नड्डा साहब ने कहा था कि 300 आतंकी जो है वो तैयार बैठे हैं बिहार के अंदर घुसने के लिए। आज जब मैं चर्चा हो रही थी तो किसी ने कहा, पूछा ये सवाल कि क्या जेपी नड्डा ने उसके बाद दोबारा बताया कि वो 300 आतंकवादी कहां चले गए, उनको मार दिया गया, उनके ऊपर कार्रवाई हो गई, या फिर उन सबको ले जाकर के गुजरात में अडानी साहब के पोर्ट पर नौकरी दे दी गई कि तुम लोग काम पे लग जाओ। ये हालात है। क्या ये माना जाए कि अभी अगर भाई 1 सितंबर को एसआईआर की यात्रा खत्म हो जाएगी, उसके बाद अमित शाह, गृह मंत्री, गृह मंत्रालय ये सब बताएंगे कि ये 3 आतंकी कहां गए, इन पर कार्रवाई होगी? नहीं, ये देखिए डाइवर्जनरी टेक्टिक्स है। आज के दिन की खबर है वो, आज का काम चल गया। यात्रा का जो लगातार फॉर्मेट था वो अगले दिनों तक अतिरिक्त सुरक्षा में रहेगा, इतनी समझ लीजिए आप बात। कि अब राहुल गांधी के जो ऑर्गेनाइजर्स है यात्रा के, पीछे एलाइज भी हैं,
वो भी प्रशासन के साथ झगड़ा नहीं करेंगे, जो वो कहेंगे उनको मानना पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट ये होगा, और यही सरकार चाह रही थी। अब तो यात्रा ही 3 दिन की बचेगी, आज कल और परसों। उसके बाद तो 1 तारीख को सीधी गांधी मैदान में रैली है। लेकिन जो इम्पैक्ट वो यात्रा छोड़ रही थी, जिस तरीके से वो मास कनेक्ट कर रहे थे, जिस तरीके से अमित शाह को दिल्ली में बैठे रिपोर्ट जा रहा है कि बिहार तो गया, इस पूरे उसके बाद जो फीडबैक जा रहा है, तो उसके बाद सेंटर की जो लीडरशिप बैठी है बीजेपी की, वो अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी को दोबारा रिडू करने की फिराक में है। तो उसका एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट ये है कि राहुल गांधी का जो ये मास कनेक्ट है, उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए। तो वो मिनिमाइज आज के बाद वैसे ही हो जाएगा, जिस तरीके से वो टाइम पे पहुंच नहीं पा रहे, नुक्कड़ सभाएं नहीं हो पा रही, गाड़ी में बैठे बैठे बात कर रहे हैं, रूट में इधर उधर हुआ जा रहा है। तो वो पर्पज तो सर्व हो गया ना जी तत्कालिक। और अल्टीमेटली क्या है कि इस सारे का आप तो समझ रहे हो कि लाभ होगा तत्काल तौर पर, लेकिन इसका भी राहुल गांधी को कहीं ना कहीं लाभ होगा कि जब आपको ये पता था कि राहुल गांधी की यात्रा को 1 दिन में तो हो नहीं गई, 2 महीने पहले से शेड्यूल थी, सारी की सारी बातें हो रखी थी, तो फिर आपने नेपाल बॉर्डर पे सुरक्षा का क्या किया? वो तो वैसे भी होनी चाहिए, जब इंटरनेशनल बॉर्डर का मामला आ गया तो वैसे भी होनी चाहिए। और जो आपने कहा ना आतंकवादियों का, आतंकवाद का ना भय बेच करके राजनीति करना कोई नई बात नहीं है मौजूदा पूरा डिस्पेंसेशन के लिए। आप कश्मीर में देख लीजिए, पिछली बार आपने कहा, जेपी नड्डा ने बताया 300 आतंकी बैठे, वो आतंकी फिर कहाँ, उसमें कश्मीर के बॉर्डर पे शिफ्ट हो गए थे, आतंकी कैंपों में कहां चले गए थे? कोई जवाब नहीं होता किसी बात का। आपने एक शगुफा छोड़ा, उसका तत्कालिक पॉलिटिकल लाभ उठाया, नैरेटिव बदला एंड यू मूव्ड ऑन। यही एक पूरा 11.25 साल का कुल जमा फलसफा है लगातार जो देख रहे हैं आप। कभी हिंदू खतरे में आ जाता है, कभी मोदी जी खतरे में आ जाते हैं, भगत उसी महिमा मंडन में लगे रहते हैं, सवालों के जवाब कोई नहीं। जब आप आते हैं बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर, घुसपैठिया घुसपैठिया सुबह शाम तक चलाते हैं। अभी आपके रहते अमित शाह के गृह मंत्री रहते हुए घुसपैठिया आ कैसे गए, और आगे तो वो हैं कैसे, उनको बाहर क्यों निकाल देते आप? अभी बिहार के अंदर क्या था कि विदेशी वोटर हैं सारे। आज तक चुनाव आयोग ने बताया कितने विदेशी वोटर मिले, अब तो एसआईआर भी हो गया, ड्राफ्ट लिस्ट भी आ गई। परसों एक ब्रेकिंग खबर जरूर चल रही थी आपके पमेरियन चैनलों पे कि 2 पाकिस्तानी महिलाओं के नाम मिले हैं अपने, क्या नाम है, बिहार की वोटर लिस्ट में। यानी कि 2 विदेशियों के नाम ढूंढने के लिए इतनी बड़ी एक्सरसाइज ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने कर दी। इनको यही नहीं पता कि ये इस तरह की प्लांट खबरें करके सच्चाई बता रहे हैं या मजाक उड़वा रहे हैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का या पूरे चुनाव आयोग। एक चीज बताइएगा सर, आपने चुनाव आयोग भी बहुत लंबे समय तक कवर किया है। अगर 2 विदेशी नागरिक चुनाव आयोग को मिल गए किसी भी प्रदेश में, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा, देश के किसी भी हिस्से में, तो क्या चुनाव आयोग सीधे उनके नाम नहीं काट सकता है? भाई वो अगर उनको प्रमाण मिल गए तो उस प्रमाण के आधार पर उनका नाम नहीं काट देगा? उसके लिए जरूरी है क्या कि पूरे प्रदेश से कागज मंगाया जाए, फिर ये 2 लोग कागज नहीं दे पाए इसलिए इनके नाम काटे जाए? माहौल भी तो बनाना है राम प्रकाश जी, माहौल भी तो बनाना। अगर 2 पाकिस्तानी महिलाएं थी तो वहां का आपका बीएलओ क्या कर रहा था? सवाल तो ये आएगा ना। बीएलओ, एआरओ, आरओ, वो सारे क्या कर रहे थे अगर पाकिस्तानी महिलाएं थी? और उसके लिए आपको 7 करोड़ 89 लाख लोगों के वोट चेक करने की जरूरत थी क्या? मजाक बना के रख दिया है। इनको यही नहीं पता कि देखिए, आपको जो साउथ ब्लॉक से फीड आता है ना कि आज ये का रनडाउन ये है, आज ये खबरें चलानी है, वो आ तो जाता है, कुछ सारे उसको रिट्वीट करने लगते हैं, उसी को आईटी सेल को, तमाम जो जो अभी आपके सो कॉल्ड पत्रकार है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इसका आम आदमी इसको लेगा कैसे। 2 पाकिस्तानी महिलाएं अगर बिहार के वोटर लिस्ट में मिल गई तो ये शर्म की बात किसके लिए कि 2 को नाम हटाने के लिए आपने 7 करोड़ 89 लाख की एसआईआर करवा डाली? ये कहना चाह रहे हैं आप? और आपका तंत्र इतना नकारा हो चुका है, जो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी का भेद नहीं समझ पाता, या भारतीय और विदेशी का भेद नहीं समझ पाता। क्या सिस्टम बनाया आपने? तो ये सारे के सारे जो कुतर्कों का पूरा खेल है। अच्छा गजब देखिएगा, जब भी वो प्लांट आएगी खबर चुनाव आयोग से या जहां भी से भी आए, वो फिर सारे डॉगी चैनल एक साथ उकारते हैं, जितने भी गिदड़ है ना वो हुआ हुआ करके, उनकी टाइमिंग मिलाइएगा, कभी ट्वीट्स की टाइमिंग मिलाइएगा, वो सारे के सारे एकदम स्टार्ट होते हैं। और वो फिर स्टोरी जब दूसरा कुछ आ जाता है रिस्ट्रिक्शन का, तो फिर वो एकदम दब जाती है। अभी आप और मैं चर्चा कर रहे हैं, इनको अगर शाम तक ये लगा कि भाई इससे मामला फायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया, तो अब सुबह से ये स्टोरी ब्रेकिंग चलाई जा रही है। जैसे इनको लगेगा गड़बड़ होगी तो इस स्टोरी को ये ड्रॉप ही कर देंगे बिल्कुल। इसका कोई फॉलो अप नहीं होगा, किस तरीके का कुछ नहीं होगा कि वो आतंकवादियों की बात थी, वो कहां हुआ, वो ट्रैक हुए, गन डाउन हुए, क्या हुआ, भाग गए वापस, नथिंग। तो ये वन टाइम फिनोमिना बना दिया गया है, क्योंकि देखिए जब मीडिया आपकी जेब में होता है ना राम प्रकाश जी, फिर नैरेटिव कंट्रोल आप करते हैं। तो उस नैरेटिव को कंट्रोल करने का काम 11.25 साल से ये लोग लगातार कर रहे हैं, और उसकी सच्चाई का किसी को नहीं पता, उसकी झूठ किसी को नहीं पता। मामला सुरक्षा का हो तो आम आदमी का भी पैनिक होना स्वाभाविक है, और राहुल गांधी के सुरक्षा अमले का भी, और पूरे के पूरे सहयोगी गठबंधन महागठबंधन जो भी है, हर आदमी चिंतित तो होगा भाई, उनकी तो टॉप लीडरशिप घूम रही है।
और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप आपको पता है नक्सलियों का शिकार हो गई थी, तो एक इतिहास भी इस तरीके का रहा है। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें अल्टीमेटली मैं तो ये कहूंगा कि जब इतनी जबरदस्त यात्रा हो रही है, इतनी वेल प्रचारित यात्रा हो रही है, आतंकवादी आ कैसे गए? पहला सवाल बिल्कुल। तो ये पूछना पड़ेगा ना आपको कि बॉर्डर एक कैसे और क्रॉस कर चीज है लिया? सर, इसी इसी क्रम में एक और चीज है, मैं एक सवाल जोड़ना चाहता हूं उसमें। अभी अभी जब पहलगाम में हमारे इतने नागरिक मारे गए, उसके बाद जिस तरीके से अमित शाह की लानत मनामत लोग किए सोशल मीडिया पर, हर आदमी ने यह सवाल पूछा कि आखिर अमित शाह ने इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ली, इस्तीफा क्यों नहीं दिया। सदन से लेकर सड़क तक ये बात पूछी गई, सोशल मीडिया पर आम लोगों ने ये सवाल पूछा और अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में क्या भाजपा को ये नहीं पता था कि अगर इस तरीके की खबर जब बाहर आएगी या इस तरीके का कुछ भी होगा तो लोग सबसे पहले अमित शाह को टारगेट करेंगे? नहीं नहीं, देखिए अमित शाह जी हुए, मोदी जी हुए, मोदी जी की सरकार हुई, वो कंप्लीटली जवाबदेही मुक्त और जिम्मेदारी मुक्त सरकार है। सवाल मुक्त सर कौन पूछता है उससे सवाल? आप पूछते रहिए, मैं पूछता रहूंगा, 10-12 साथी और है वो पूछ लेंगे सोशल मीडिया पे। देश की संसद में जो सवाल पूछे थे आपने, उनके जवाब मिल गए क्या? देश में कौन सा मीडिया उनसे सवाल पूछ रहा है? जो मुख्य धारा के चैनल है, किसी ने ये सवाल पूछा जो आपने पूछा? भाई वो आतंकवादी पहलगाम वाले पहले तो वहां तक आ कैसे गए? आ गए तो वो वहां से निकल कैसे गए? और वहां सुरक्षा के लिए होमगार्ड भी क्यों नहीं था? अल्टीमेटली हुआ क्या कि जब लगा कि कल से पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है, सिन्हा साहब को ने कह दिया कि बोला इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, नैतिक जिम्मेदारी। अरे भाई नैतिक जिम्मेदारी से क्या हो जाएगा? वाज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल इन इंटेलिजेंस एज वेल एज सिक्योरिटी। जो ये दोनों चीजों का लैप्स हुआ, आपने नैतिक जिम्मेदारी ले ली, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली द बक स्टॉप्स एट होम मिनिस्टर्स डोर स्टेप्स। उसका क्या हुआ? तो वो बेसिकली देखिए, सवाल मुक्त, जवाबदेही मुक्त, जवाब मुक्त और जिम्मेदारी मुक्त, इस 11.25 साल में ये चीज तो सुनिश्चित कर दी मोदी और शाह ने। इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? इसको आप उनकी छोटी सफलता मानते हैं? पहलगांव जैसा बड़ा मामला, ऑपरेशन सिंदूर जैसा बड़ा मामला, राम प्रकाश जी, 24 घंटे एक सदन में, 24 घंटे दूसरे सदन में, इतनी देर चर्चा होने के बावजूद भी एक सवाल का जवाब मिला क्या आपको? एक सवाल का, चाहे तो पहलगाम का चाहे ऑपरेशन सिंदूर का, बता दीजिए। तो 3 आतंकवादी आगे कहां चले गए, क्या नहीं हो गया? जो पहलगाम वाले आतंकी थे उसमें क्या हुआ? जिस दिन बहस होनी थी उससे पहले दिन बता दिया कि मार दिए, ऑपरेशन महादेव हो गया। उसके बाद उस कहानी का कोई फॉलोअप देखा आपने? कहाँ रहे इतने दिन? वहां से स्नीक करके कैसे वापस पहलगाम से वहां तक पहुंच गए, श्रीनगर तक? कोई सवाल जवाब है? हमने तो ये सारी चीजें कवर की, लगातार मौके देखे। अब एक सवाल सर जरा इंपॉर्टेंट लास्ट में आपसे ये समझ लूं। 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में सब पूरा इसका समअप होगा, इस पूरी यात्रा का बड़ी रैली हो रही है। तमाम विश्लेषक जो बिहार की राजनीति को समझने वाले लोग हैं उनका मानना है कि 1 तारीख को जो शक्ति प्रदर्शन होगा उससे बिहार का चुनाव सीधे सीधे इफेक्टेड होगा और वहां पे तय हो जाएगा कि ये चुनाव जो है किस तरफ जाएगा। उसका काफी कुछ जो है वो वहां पे तय हो जाएगा, इस तरीके का तमाम ऐसे लोगों का मानना है। ये जो आतंकवादियों का इनपुट आया है ये भाई उसके 3 दिन पहले आ रहा है। क्या सुरक्षा के नाम पे अब उस 1 तारीख की रैली को होने देगी सरकार, चाहे वो बिहार की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो? राम प्रकाश जी, ये कहना बहुत मुश्किल है। ये तो इन्हीं को नहीं पता होता कि ये क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। ये तो ड्रॉप ऑफ दी हेड पे एक फैसला लेते हैं, जैसे आज ये बात आई। ये कोई इनपुट आज का तो होगा नहीं, ये इनपुट कल का होगा, परसों का होगा। इसकी टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट, आज ही क्यों हुआ? एट दी फेग एंड ऑफ यात्रा क्यों नहीं हुआ? शुरू में क्यों नहीं हो गया? क्या वो इसको गेज कर रहे थे कि रिस्पॉन्स कैसा आता है? बहुत सवाल होते हैं राम प्रकाश जी, सुरक्षा मामलों में बहुत ज्यादा सवाल होते हैं, उसकी बहुत ज्यादा इंप्लीकेशन भी होती है, बहुत फॉलआउट्स भी होते हैं। और ये जितने भी प्रचार आप देखते हो ना कि आतंकवादी आगे, जैश के आगे, फला के आगे, नेपाल बॉर्डर से आगे, इसके लिए बाकायदा एक पूरी कहानी गढ़ी जाती है, पूरी का पूरा एक पूरा तंत्र बनाया जाता है, उसके हिसाब से वो काम करते हैं। सब बता रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज, ये कोई ये नहीं बता रहा कि आतंकवादी घुस गए तो जिम्मेदारी किसकी? कोई किसी ने बताया ये? इस पर कोई चर्चा होगी क्या? दूसरा, जो आपने कहा कि 1 तारीख को जो रैली होगी, देखिए वो रैली होगी, उसका एक अपना लाभ है। 99% चांसेस है कि वो रैली होगी। अगर वो रैली नहीं हुई तो मोदी सरकार की और नीतीश कुमार की भद बहुत ज्यादा पिट जाएगी, बहुत ज्यादा पिट जाएगी। कि जब लीडर ऑफ अपोजिशन की रैली के लिए आप सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते तो फिर आप क्या बिहार चलाएंगे? उसका मैसेज ये जाएगा, अदर वे राउंड। जो आपने कहा कि बिहार के अंदर चुनाव तय हो जाएगा, माफ कीजिएगा, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं राम प्रकाश जी। भारतीय जनता पार्टी के पास जिस लेवल का संसाधन है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो काडर है, चाहे वो पन्ना प्रमुख है, जो उनकी पर्दे के सामने की एक स्ट्रेटेजी है और पर्दे के पीछे की दूसरी स्ट्रेटेजी, इस यात्रा से या इस रैली से
अगर कोई ये समझ रहा है कि बिहार का चुनावी फैसला हो गया है, माफ कीजिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां से भारतीय जनता पार्टी और उसका जो भी सारा सिस्टम है चुनाव को मैनिपुलेट करने का, डेटा को मैनिपुलेट करने का, वो और ज्यादा ताकत के साथ एक्टिव हो जाएगा। हाँ। और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस के लिए, महागठबंधन के लिए, कि वो एक एक वोट की चौकीदारी करनी पड़ेगी उनको आखिरी दिन तक, कि पहले तो वो वोट कटे ना, जो वोट कटी है वो वापस जुड़े, क्योंकि जो कटी है वो वैसे नहीं कटी, वो एक प्लानिंग के तहत पन्ना प्रमुखों की सिफारिश पे कटी है। बाकी आप कुछ भी बोलते रहिए, एसआईआर वैसाईआर कुछ नहीं, सारे का सारा जो बीजेपी का सिस्टम उसने वोट काटी है। उसमें से कितनी जोड़ पाएंगे ये चुनौती है, कितनों को बूथ तक ला पाएंगे दूसरी चुनौती है, और डेटा मैनिपुलेशन और वोटर मैनिपुलेशन, इससे कौन कितना बचा पाएगा महागठबंधन, ये चुनाव को तय करेगा, ना कि ये यात्रा और ना कि वो रैली। बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए। यहां से बिल्कुल। अमित शाह और उनका तंत्र डबल और तिगुना ताकत के साथ इसको चुनौती के तौर पे लेगा, और ज्ञानेश कुमार बैठेंगे बाकी सारा खेल करने के लिए। 5 बजे के बाद कितनी वोट बढ़ जाएंगी आप और मैं सोचते रह जाएंगे। आप मांगते रहना सीसीटीवी फुटेज, वो बहु बेटियों की फुटेज बता के मना कर देंगे। बहुत अलर्ट रहने हम्म। की जरूरत है। और बिहार एक टेस्ट केस होगा राम प्रकाश जी, टेस्ट केस। जो एकता आपको सड़कों पे दिख रही है, अगर ये एकता और ये सिंसियरिटी अगर आपको बूथ पे दिखाई नहीं दी, बूथ मैनेजमेंट में दिखाई नहीं दी, तो वही मानिएगा जो हरियाणा में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, वही करेंगे वो, आप तय मान के चलिएगा। अब निश्चित तौर पे अमित शाह की एक्सरसाइज लगातार जो है वो होती ही रहेगी। अब वो किसी भी तरफ हो, कभी वो विपक्ष को रोकने के लिए और कभी सत्ता पक्ष को मजबूत करने के लिए। फिलहाल सुरक्षा कारणों से अगर राहुल गांधी का फॉर्मेट चेंज होता है तो मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को जरूर सुकून मिलेगा इससे, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करेंगे, डायरेक्ट संवाद नहीं करेंगे, तो शायद इसका प्रभाव कुछ कम होगा, जिस सच को छुपाने की तमाम कोशिशें हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।